नमस्कार दोस्तों, आल्ध्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके MEED 15 यानी माध्यमिक शिक्षा के पेपर की धुआंधार तैयारी करने वाले हैं। VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए हम कवर करेंगे टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन आपकी सफलता की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधाकृष्णन कमीशन 1948-49 भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा जरूरी है कि आप इसकी पुनरावृत्ति देखिए। जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2019, दिसंबर 2020, दिसंबर 2016, जून 2019, जून 2018 और जून 2022 में भी पूछा गया है। इसे तो रट ही लेना है। इसका सीधा सा जवाब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को हुई थी और इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न 2, बौद्धकाल में शिक्षा के स्तरों के नाम लिखिए। दोस्तों, ये भी एक ऐसा सवाल है जो परीक्षा में बार बार आता है। जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2023, दिसंबर 2020, दिसंबर 2016, जून 2019 और जून 2022 में भी ये पूछा गया है, तो इसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसका जवाब बहुत ही सरल है। बौद्ध काल में शिक्षा के मुख्य रूप से 2 स्तर थे, पहला प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। बस इतना सा याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। केब यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का पूर्ण रूप क्या है? साथियों, इस सवाल भी कई बार पूछा गया है, जैसे जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, जून 2019 और जून 2023 में। तो इसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। केबी का पूर्ण रूप है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसको आप ऐसे समझिए, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाहकार बोर्ड है। नाम याद रखिएगा। अब आता है प्रश्न 4, ताराचंद कमेटी का गठन कब हुआ था? दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, जून 2023 और जून 2018 में आ चुका है, यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताराचंद कमेटी का गठन साल 1948 में हुआ था। बस इतना सा याद रखना है और आपके 2 मार्क्स पक्के। प्रश्न 5, मुस्लिम काल में राज्य की भाषा या शिक्षा का माध्यम क्या था? विद्यार्थियों, ये सवाल भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, दिसंबर 2016 और जून 2022 में दोहराया गया है। तो ध्यान से सुनिए इसका जवाब। मुस्लिम काल में राज्य की जो भाषा थी वो थी फारसी, और शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी दोनों ही भाषाएं थी। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो ये आपके लिए है। हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड जो एक PDF के रूप में है, उसे अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मिलेंगे जो आपकी तैयारी को 100% पक्का कर देंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अभी क्लिक कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। चलिए प्रश्न 6 की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक युग में वेदों के अध्ययन की अवधि कितनी थी? ये सवाल भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और जून 2023 में आ चुका है, तो इसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। वैदिक युग में दोस्तों एक वेद के अध्ययन की अवधि पूरे 12 साल होती थी। सोचिए कितनी गहन शिक्षा होती थी उस समय। प्रश्न 7, यदुसत से क्या अभिप्राय है? ये सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 और जून 2024 में पूछा गया है, यानी ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदुसत मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक शैक्षिक उपग्रह है। इसका इस्तेमाल दूरस्थ शिक्षा में यानी डिस्टेंस एजुकेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। ये शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचाने का एक शानदार माध्यम है। अब देखते हैं प्रश्न 8, सर्वप्रथम अधिगम असमर्थता, जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 और जून 2024 में पूछा गया है।
तो इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसका जवाब है सर्वप्रथम सैमुअल किर्क द्वारा साल 1962 में अधिगम असमर्थता शब्द का प्रयोग किया गया था। ये नाम और साल दोनों ही याद रखिएगा। प्रश्न 9, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 का था, उसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये सवाल भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कुठारी आयोग 1964-66 भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके प्रतिवेदन का नाम क्या था? दोस्तों, ये सवाल भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 में कई बार पूछा गया है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे प्रो दौलत सिंह कोठारी और इनके प्रतिवेदन का नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ये दोनों बातें अच्छे से याद कर लीजिए। अब आता है प्रश्न 11, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS की स्थापना कब हुई थी? ये सवाल भी जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और जून 2022 में आ चुका है, तो इसकी स्थापना का वर्ष आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा साल 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य था शिक्षा को सभी तक पहुंचाना, खासकर उन लोगों तक जो नियमित स्कूल नहीं जा सकते। प्रश्न 12, शिक्षण विधियों से आप क्या समझते हैं? ये सवाल दिसंबर 2018 और जून 2016 में पूछा गया है, तो आइए समझते हैं इसका मतलब। शिक्षण विधियां साथियों वो तरीके होते हैं जिनसे विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव आता है। इसमें विषय वस्तु को वैज्ञानिक ढंग से यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चलिए प्रश्न 13, भक्तवत्सलम कमेटी का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये सवाल भी दिसंबर 2018 और दिसंबर 2017 में पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिए इसका जवाब। भक्तवत्सलम कमेटी का गठन साल 1963 में राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नारी शिक्षा को बढ़ावा देना था। प्रश्न 14, नवोदय विद्यालय का संप्रत्यय किसने दिया? ये सवाल दिसंबर 2015 और जून 2024 में भी आ चुका है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवोदय विद्यालय का संप्रत्यय यानी इसका कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत दिया गया था। इसका लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न 15, अन्वेषण, जिसे हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, इसके लाभ बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2015 और जून 2024 में पूछा गया है, तो आइए जानते हैं इसके फायदे। अन्वेषण विधि से विद्यार्थी बहुत ज्यादा क्रियाशील रहते हैं यानी एक्टिव रहते हैं। इससे उन्हें जो ज्ञान मिलता है वो स्थायी होता है और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होता है। ये एक बहुत ही प्रभावी शिक्षण विधि है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MAED 15 ही नहीं, अल्द्रू एकेडमी आपके लिए MAED के बाकी सभी विषयों के लिए भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे MAED 01, MAED 02, MAED 06 और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाइए। प्रश्न 16, समस्या समाधान विधि के सोपान कौन से हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2015 और जून 2024 में पूछा गया है, तो इसके स्टेप्स क्या हैं आइए जानते हैं। समस्या समाधान विधि के मुख्य सोपान हैं। सबसे पहले समस्या का चयन करना, फिर परिकल्पना बनाना, उसका परीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना और अंत में रिकॉर्ड रखना। ये सारे स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। प्रश्न 17, शैक्षिक व्यय के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2015 और जून 2024 में पूछा गया है, तो शिक्षा पर खर्च कहां कहां से आता है आइए देखते हैं। शैक्षिक व्यय के मुख्य स्रोत हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, निजी संस्थाएं और साथ ही शुल्क और दान भी इसमें शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर शिक्षा के लिए फंड जुटाते हैं। प्रश्न 18,
पब्लिक स्कूल का क्या महत्व है? ये सवाल भी दिसंबर 2015 और जून 2024 में पूछा गया है। तो पब्लिक स्कूल क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। पब्लिक स्कूल धनी वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं और समाज में भी इन्हें काफी सम्मानित माना जाता है। ये एक खास तरह की शिक्षा प्रणाली है। प्रश्न 19, भारत में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित दायित्व लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2015 और जून 2024 में पूछा गया है। तो माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, आइए जानते हैं। भारत में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित दायित्व हमारे संविधान के प्रावधानों के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किए जाते हैं, यानी दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। और अब हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि क्या थी? ये सवाल दिसंबर 2019 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। तो इसका जवाब भी जान लेते हैं। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि दोस्तों सामान्यतः 10 से 12 वर्ष होती थी, यानी उस समय भी उच्च शिक्षा के लिए काफी लंबा समय देना पड़ता था। तो दोस्तों, ये थे आपके MED 15 के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी को अच्छे से समझा होगा। परीक्षा के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।